हमारा संबोधन करें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक बात आपने की, एकदम जरूरी थी ये बात शुरू में। ये मैं अक्सर अपने पाठकों से, अपने मित्रों से कहता हूं कि इतिहास का जो पढ़ना लिखना होता है, इतिहास जो हम पढ़ते हैं, वो सिर्फ ज्ञान के लिए कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक एकेडमिक वर्क नहीं हो सकता। इतिहास की जरूरत ही हमें इसलिए पड़ती है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें, वर्तमान में जरूरी हस्तक्षेप कर सकें और बेहतर भविष्य बनाने की तरफ आगे बढ़ सकें। आज जिसकी आपने चर्चा की, आजादी का अमृत महोत्सव, एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई के दौरान जो हमारे मूल्य विकसित हुए थे, जिनके आधार पर भारत का निर्माण हुआ, जिसको अक्सर हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी जड़ों में जहर डालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो गांधी की हत्या पर जब हम बात करते हैं, जब इस सवाल से हम जूझते हैं कि उसने गांधी को क्यों मारा, और जब मैं उसने लिख रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि ये ही नहीं है, ये दे है। अंग्रेजी में जब ये किताब आई तो मैंने नाम दिया भी व्हाई दे किल्ड गांधी, कि वो एक व्यक्ति नहीं था। पहला तो अगर आपराधिक षड्यंत्र की बात करें तो वो एक समूह था, और अगर वैचारिक षड्यंत्र की बात करें तो वो पूरी एक विचारधारा थी जिसके साथ गांधी का संघर्ष लंबा चला था, जिसको वैचारिक स्तर पर तो गांधी हराने में सफल हुए थे, लेकिन उस विचारधारा के पास जो हथियार था, उस हथियार से गांधी की हत्या की गई। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, या सबसे पहले शुरुआत मैं यहां से करना चाहूंगा कि गांधी हत्या का जो पूरा मामला है, मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। गांधी हत्या का जो पूरा मामला है, ये दो विचारधाराओं के संघर्ष का मामला है। ये केवल एक आपराधिक षड्यंत्र का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैचारिक षड्यंत्र है। देखिए, जब गांधी हत्या के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो मेरे मन में कम से कम सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा बताते थे, आप ठेकेदार जैसा शब्द अगर छोड़ भी दें, ना भी उपयोग करना चाहें, तो अपने आप को हिंदुओं का प्रतिनिधि बताते थे, उन लोगों ने हत्या के लिए एक ऐसे आदमी को क्यों चुना, धर्म जिसके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसका पूरा जीवन जो था, या कहें जो पूरी दिनचर्या थी, वो धर्म से संचालित थी। आप गांधी की डायरीज देखिए, मनुबेन ने 2 डायरीज लिखी हैं गांधी के बारे में, और भी लोग हैं, आप उनकी दिनचर्या के बारे में देख सकते हैं। आप देखते हैं वो सुबह उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं। भोजन अगर आप उनका देखेंगे तो वो बिल्कुल सात्विक है, कभी केवल फल खाते हैं, कभी कुछ छोटा सा शाकाहार कर लेते हैं, कभी दूध पी लेते हैं। शाम को जो उनकी प्रार्थना सभा होती है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए वो प्रार्थना सभा नहीं टालते हैं। नोआखली का जिक्र किया मीनाक्षी जी ने। नोआखली में जहां चारों तरफ हिंसा हो रही थी, जहां हिंदुओं को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, वो गांव गांव जा रहे थे, बांस के जो पुल थे उनसे चल के जा रहे थे, ऐसी सड़कों से चल के जा रहे थे जहां लोग कभी पत्थर फेंक देते थे, कभी शीशे फेंक देते थे। इन सबके बावजूद उस मुश्किल हालात में भी उन्होंने प्रार्थना सभा करनी नहीं छोड़ी। प्रार्थना सभा उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा थी। मैं आपको बताऊं कि जब आप गांधी और नेहरू के पत्राचार पढ़ते हैं तो कई बार नेहरू की झुंझलाहट दिखाई देती है गांधी की इतनी ज्यादा धार्मिकता से। तो एक व्यक्ति जो इतना धार्मिक है, जो लगातार खुद को हिंदू क्लेम कर रहा है, उसकी हत्या करने की जरूरत आखिर उन लोगों को क्यों पड़ी, जो लोग खुद को हिंदू धर्म का पुरोधा, या कहें हिंदू धर्म का उद्धारक, या जो कुछ भी है हिंदू धर्म के साथ ही अपनी पहचान जोड़कर बात कर रहे थे। ये एक सवाल मेरे ख्याल से प्रस्थान बिंदु होना चाहिए उस वैचारिक संघर्ष को समझने के। और आज जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है, उस राजनीति को भी समझने के लिए ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तो उधर ही लौट के चलते हैं। सावरकर और गांधी, मैं कतई इन दोनों लोगों को पैरेलल नहीं खड़ा करना चाहता हूं। कहीं से भी ऐसा नहीं था कि सावरकर गांधी के कद के थे, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर या राजनीति में धर्म की भूमिका को लेकर जो दो विचार भारत में प्रमुख पल रहे थे, उनके ये प्रतिनिधि जरूर थे। एक तरफ सावरकर थे, दूसरी तरफ गांधी।
अगर हम इस सवाल को अपने सामने रखें, अगर इसको केंद्रीय सवाल की तरह हम देखें कि जिस भारत की आजादी के लिए लड़ाई हो रही है या जो भारत हमारे सामने उपस्थित है, वह भारत अपनी राजनीति में, अपने समाज में धर्म के मामले को कैसे डील करेगा, इसको लेकर सीधी सीधी दो अगर विचारधाराएं हमारे सामने हैं तो वो गांधी की और सावरकर की है। हमारे समय में देखिए, अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जब हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात की थी तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी हुआ था कि ये कौन सी बहस है, क्योंकि आमतौर पे आपको लगता है कि जो हिंदुइज्म है वही हिंदुत्व है। लेकिन ये जो बहस थी, यही बहस उस विचारधारात्मक संघर्ष और षड्यंत्र को बताती है जो गांधी हत्या में परिणत हुआ। क्या थी ये बहस? थोड़ा सा सावरकर की जिंदगी और उसके बाद में इस पे बात करता हूं। सावरकर आप जानते हैं, अगर उनके शुरुआती दिनों को देखें, हालांकि अपने शुरुआती दिनों के बारे में जो कुछ लिखा है वो उन्होंने खुद ही लिखा है, किसी और इतिहासकार ने, किसी और ने नहीं लिखा है। जिन जीवनीकारों ने भी लिखा है उन्होंने भी सावरकर ने जो खुद लिखा है अपने बारे में उसी को सही मानते हुए ग्रहण किया है, और मान ले थोड़ी देर के लिए वो सही है। तो अपने आरंभिक दौर में सावरकर फायर ब्रांड क्रांतिकारी है। मैं छूट देते हुए उनको क्रांतिकारी कह ले रहा हूं इस रूप में कि भारत की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष के वो समर्थक है। तिलक और उनसे जुड़ा हुआ जो पूरा महाराष्ट्र का, या यूं कहें कि पुणे का जो एक वैचारिक समूह था, राजनीतिक समूह था, उसकी ट्रेनिंग से वो निकल के आते हैं, उसी कॉलेज से पढ़ाई करके आते हैं, फिर बॉम्बे में जाके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद लंदन जाते हैं। लंदन जाने के लिए उनको जो स्कॉलरशिप मिली थी, उस स्कॉलरशिप के लिए तिलक ने पत्र लिखा था और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडिया हाउस बनाया हुआ था, उस इंडिया हाउस में उनके रहने की व्यवस्था थी और वहां जाते ही वो सक्रिय हो जाते हैं। ये वेल नोन फैक्ट है कि वहां जाने के बाद वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और ये स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि भारत के बाहर जाकर भारत की आजादी के लिए जिन लोगों ने कोशिश की, सावरकर उनमें से एक भी थे और उनमें से अग्रणी भी थे। अब उस समय अगर उनका सबसे महत्वपूर्ण आप योगदान देखेंगे तो वो क्या है? सावरकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है 1857 के स्वाधीनता संग्राम पर एक किताब लिखना। वो किताब क्यों लिखी गई थी? 1907 में 50वां वर्ष जो है मनाया जा रहा था 1857 का, और ये बिल्कुल सामान्य सी बात है कि अंग्रेज उसको अपने विजय दिवस के रूप में मना रहे थे और जो उस लड़ाई में, उस क्रांति में, उस विद्रोह में भारतीयों ने जो अपनी भूमिका निभाई थी उसकी आलोचना कर रहे थे, हमारे क्रांतिकारियों को गुंडा तत्व की तरह वो पेश कर रहे थे। यंग सावरकर उस समय लाइब्रेरीज की खाक छानते हैं। लंदन में होने का फायदा ये था कि जो ब्रिटिश दस्तावेज थे वहां तक वो पहुंच पाए और उन दस्तावेजों के सहारे एक प्रोपोगेंडा कम हिस्ट्री की किताब लिखते हैं, जो प्रोपोगेंडा भी है लेकिन पॉजिटिव प्रोपोगेंडा है और हिस्ट्री भी है। और उस किताब का नाम आप सब लोग जानते हैं, 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर। मराठी में ओरिजिनली लिखी गई थी और लिखने के बाद जर्मनी से छपी थी, क्योंकि जर्मनी में संस्कृत की कुछ किताबें छपती थी और वहां से आसान था छपवाना, इंग्लैंड में तो छपवाना असंभव था और इसके छपते ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अंग्रेजी में अनुवाद होती है, यहां वहां आती है, सब कुछ। ये किताब इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, क्यों हमारे क्रांतिकारियों को किताब पसंद थी, इसको समझने के लिए आप अगर उस पर एक नजर डाल लेंगे, सावरकर वाली अपनी किताब पे बहुत डिटेल में मैंने दिया है, तो आप ये पाएंगे कि ये किताब अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद दो काम करती है। पहली बात तो भारतीयों को दो हिस्से में बांटती है, एक वो जो अंग्रेजों से आजादी का समर्थन कर रहे थे या 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ थे, और दूसरे वो जो 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के साथ थे। सावरकर इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है, यंग सावरकर 1907 से लेकर 1909 के सावरकर इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग अंग्रेजों के साथ थे वो सारे के सारे गद्दार थे और जो अंग्रेजों के खिलाफ थे वो सारे के सारे देशभक्त थे। इसीलिए वो तात्या टोपे की भी तारीफ करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की भी तारीफ करते हैं और अजीमुल्ला खान, जिन्होंने भारत का पहला राष्ट्रगीत लिखा था, अजीमुल्ला खान की भी उतनी ही तारीफ करते हैं। इसके बरक्स आप देखेंगे कि जो सतारा का जैसे राज खानदान है और इस तरह के लोग जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सावरकर उनकी तीखी भर्त्सना कर रहे थे।
और इस किताब के अंत तक जब आप पहुंचते हैं, सावरकर अपना निष्कर्ष दे रहे होते हैं, तो सावरकर बेहद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अंग्रेजों से अगर कोई संघर्ष करके जीतना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़े। एक जगह वो कहते हैं कि मुगलों के जमाने में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से बात करना सही हो सकता था, लेकिन आज जब अंग्रेज हमारा बड़ा दुश्मन है तो इस तरह की बातें करना बिल्कुल सही नहीं है। यानी जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि पहले दौर के सावरकर अंततः हिंदू मुस्लिम एकता की बात तक पहुंचते हैं। इसके बाद आप जानते हैं गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद वो जेल में जाते हैं, जेल में जाके कई सारे वो माफीनामे लिखते हैं। मैंने अपनी किताब में उन माफीनामों की एनालिसिस करने की कोशिश की है, और उन माफीनामों के बाद जब वो रिहा होते हैं, बल्कि यूं कहें कि अंडमान से छूटते हैं और रत्नागिरी में जब उनको नजरबंद रखा जाता है, तो अपनी पहली कार्रवाई जो शुरू करते हैं वो हिंदू सभाओं का गठन करना शुरू करते हैं। और इसके पहले ही जेल में रहते हुए 1924 में वो एक किताब लिखते हैं जिसका शीर्षक है हिंदुत्व। जब उस किताब को आप पढ़ते हैं या देखेंगे जब आप उस किताब को हिंदुत्व, तो आपको ये लगेगा ये तो किसी धर्म दर्शन की किताब है, क्योंकि उसके पहले पन्ने पर एक श्लोक है जिसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है। अंदर पढ़ने पे मालूम चलता है कि सावरकर का अपना लिखा हुआ श्लोक है, और एक श्लोक उन्होंने वेद से लिया है। तो उसको पढ़ते हुए, आपको देखते हुए ऐसा लगेगा, और नाम से ऐसा लगता है कि हिंदुत्व मतलब धर्म दर्शन की कोई किताब है। और सावरकर विद्वान व्यक्ति थे, अगर ये धर्म दर्शन की किताब होती या धर्म को वो परिभाषित कर रहे होते तो इसका उनको पूरा अधिकार था। लेकिन ये किताब करती क्या है? इस किताब में एक श्लोक आता है, और उस श्लोक में सावरकर कहते हैं कि हिंदू वही है जिसकी पुण्य भूमि भारत है और जिसकी पितृभूमि भारत है। अब आप देखिए, आजादी के पूरे आंदोलन में आपको क्या शब्द मिलता है? मादरे वतन या मातृभूमि मिलता है, लेकिन सावरकर वहां पितृभूमि यूज कर रहे होते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जिनके बाप दादा यहाँ की धरती में पैदा हुए हैं वो हिंदू हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ते हैं, कि दूसरी शर्त ये जोड़ते हैं कि जिनकी पुण्य भूमि भी यही है, यानी जिनके धार्मिक स्थल भी यही है। इस दूसरी शर्त से पहला काम वो ये करते हैं कि हिंदू की परिभाषा से मुसलमानों और ईसाइयों और पारसियों को बाहर कर देते हैं। यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति के रूप में सावरकर को यह पूरा अधिकार था कि वो हिंदू होने की परिभाषा करें। लेकिन इसके आगे जो वो करते हैं अपनी किताब में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। वहां से शुरू होता है हिंदुत्व और हिंदुइज्म का संघर्ष। ये बात तो वो खुद लिखते हैं कि हिंदुत्व वही नहीं है जो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म से, यानी हिंदू धर्म का जो हिंदू धर्मवाद है, उससे अलग चीज है हिंदुत्व, वो खुद बताते हैं। और क्या है? मूलतः हिंदुत्व जो है वो नागरिकता का सिद्धांत है। आगे जाके वो कहते हैं कि भारतीय लिखने से काम नहीं होगा, हिंदू लिखने से काम होगा। भारतीयता जो है वो हिंदुत्व है, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं, कहते हैं। ये पूरा सिद्धांत इस रूप में होता है कि जो हिंदू है वही इस देश का मूल नागरिक है, और जो मूल नागरिक है उसको ही नागरिकता के सारे अधिकार मिलने चाहिए। बाकी जो लोग हैं, गैर हिंदू हैं, उनकी परिभाषा के हिसाब से, यानी जैसा मैंने बताया, मुस्लिम जिनका पवित्र स्थल मक्का मदीना में है, ईसाई जिनका पवित्र स्थल जेरूसलम में है, और पारसी भी, और इस तरह के और धर्म जिनका दुनिया के दूसरी जगहों पर प्रादुर्भाव हुआ है, इस तरह के धर्म के नागरिकों को उन्होंने बाहरी बताया, और उनके लिए हिंदुस्तान में जो उन्होंने जगह दी वो सेकंड ग्रेड सिटीजन की जगह दी। अगर इसको गोलवलकर की किताब जो है बीआरआर नेशनहुड डिफाइंड, उसको पढ़ ले तो ये बात और स्पष्ट हो जाती है। यानी एक बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि सावरकर का जो हिंदुत्व था या हिंदुत्व है, क्योंकि देखिए आरएसएस चाहे बीजेपी, उनके राजनैतिक विचारधारात्मक गुरु सावरकर हैं, और इसके साथ ही इतिहास गुरु भी सावरकर हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो हिंदुत्व का सिद्धांत था, ये नागरिकता का सिद्धांत था। ये सिर्फ हिंदुओं को भारत देश की नागरिकता देने की बात करता था, और इस रूप में 1857 से लेके जो हमारा संघर्ष चला आ रहा था, मिला जुला संघर्ष चला आ रहा था, उस संघर्ष का एक प्रतिकार खड़ा करता था। बहुत स्पष्ट रूप से ये हुआ कि अब अंग्रेज उनके दुश्मन नहीं हो गए, रह गए, मुसलमान उनके दुश्मन हो गए। मनोहर मालगांवकर जो उनके बड़े चाहने वाले लेखक हैं, जिन्होंने
गांधी हत्या पर एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, लेकिन उस पूरी किताब का मकसद यह है कि कैसे सावरकर को उससे बचाया जाए, उस पर मैं आगे बात करूंगा। उन्होंने एक जगह लिखा है कि अब अंग्रेज दुश्मन नहीं थे, मुसलमान दुश्मन थे। देखिए 1857 का महासंग्राम, क्रांति, विद्रोह, जो आप कहना चाहें, वो जब विफल हुआ तो बॉम्बे में एक बैठक हुई। उस बैठक में जो बॉम्बे के उस समय के गवर्नर थे एल्फिंस्टाइन साहब, उन्होंने एक बात कही कि लैटिन कहावत है डिवाइड एंड एम्प्टा, यानी बांटो और राज करो, और अब हिंदुस्तान पर ऐसे ही राज किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि लगातार इस बांटो और राज करो के सिद्धांत के तहत एक तरफ मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया गया और बाद में दूसरी तरफ हिंदू महासभा को बढ़ावा दिया गया, जिसके अध्यक्ष सावरकर बनते हैं 1937 में। तो एक तरफ यह हिंदुत्व का सिद्धांत था जो हिंदुओं और मुसलमानों में फांक डालने की कोशिश कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग का दो राष्ट्रों का सिद्धांत था, जो बेसिकली दो राष्ट्रों का सिद्धांत क्या है, वो ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक देश में नहीं रह सकते हैं, एक कौम एक राष्ट्र, एक राष्ट्र में एक ही धर्म के लोग रहने चाहिए। यही दो राष्ट्रों का सिद्धांत है जिसको मुस्लिम लीग भी बढ़ावा दे रही थी और हिंदू महासभा भी बढ़ावा दे रही थी। एक तरफ ये सिद्धांत था, ये वैचारिक पक्ष था। दूसरी तरफ वो पक्ष था जो लंबे समय से कांग्रेस ने डेवलप किया था, जो पीक पर अपने पहुंचा था 1916 में, जब तिलक साहब ने जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया था। उस समय भी जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग थे, इन लोगों ने सवाल उठाया था और तिलक जी ने बहुत क्लियर कहा था कि अभी तक अंग्रेजों से जो हमारी लड़ाई है वो तिकोनी लड़ाई है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ अंग्रेज है, और इसीलिए हम कमजोर हैं। मैं चाहता हूं ये लड़ाई सीधी हो जाए, एक तरफ अंग्रेज हो और एक तरफ हिंदू और मुसलमान मिलके हो। वहां से जो शुरू होती है और गांधी के आने के बाद जिसमें जाति का मसला भी आता है, एलिट क्लास के हाथ से छीन के आम आदमियों के बीच में यह विद्रोह हो जाता है। कांग्रेस जो है वो आम आदमी की पार्टी बनती है और हिंदू मुस्लिम एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी बातें इस तरह से होती हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ संघर्ष के लिए आगे आते हैं। ये सिद्धांत इस तरह था। गांधी का जो हिंदुइज्म था, हिंदू धर्मवाद था, उसका मूल सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव। अब ये सर्वधर्म समभाव क्या है? इसके बहुत क्लियर दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों को एक निगाह से देखेगा। और दूसरा ये कि समाज के भीतर हिंदू मुसलमान या जो भी धर्म है वो मिलजुल कर रहेंगे, सबको अपनी धार्मिक कार्यवाही की इजाजत होगी। आप पूजा कर सकते हैं, आप नमाज कर सकते हैं, आप अपने धार्मिक वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं, आप अपने धार्मिक तीर्थ ग्रहण कर सकते हैं। कोई किसी को रोक टोक नहीं करेगा, किसी को विशेष सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और जो राजनीतिक शक्ति होगी, जो सत्ता होगी, वो सर्वधर्म समभाव रखेगी, यानी सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी। यानी एक ऐसे हिंदुस्तान की परिकल्पना जिसमें सभी धर्मों के लोग अधिकार भाव और कर्तव्य भाव दोनों के साथ रह सकें, जहां व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से ना हो, जहां नागरिकता जो हो उसके धर्म से निर्धारित ना हो, नागरिकता ऐसे निर्धारित हो कि वो इस देश में रहता है, इस देश के कानूनों का पालन करता है और इस देश की नागरिकता के जो सिद्धांत है जो संविधान में दिए गए हैं उन पर खरा उतरता है, तो उसको इस देश की नागरिकता दी जाएगी। ये दो सिद्धांत साफ साफ आजादी की लड़ाई में थे। आप जानते हैं कि 1942, 40, 41, 42 में जब कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी फाइनल पोजीशन लेती है, एक तरफ वो कहती है कि हिटलर के फांसीवाद का हम समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ कहती है कि अंग्रेज जो यूरोप में तमाम देशों की आजादी की बात कर रहे हैं, मुक्तिदाता होने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये वादा करना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें भी आजादी मिलेगी, हिंदुस्तान को भी वो आजाद करेंगे। ये वादा करने से जब अंग्रेज इंकार करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया जाता है। उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है, लगभग पूरी लीडरशिप को जेल में डाल दिया जाता है। उस समय यह साफ साफ दिखाई देता है कि जो विभाजनकारी विचारधाराएं हैं उनके वास्तविक स्रोत क्या थे, प्रेरणा स्रोत क्या थे। सावरकर क्या करते हैं उस समय, जिस समय पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय सावरकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने की कोशिश करते हैं, नंबर एक। और उससे भी बड़ी बात कि
कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए मुस्लिम लीग के साथ समझौता करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस समय कांग्रेस के बैन होने के बाद की ये बात थी। 1937 में जो विश्व हिंदू महासभा के वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष जब बनते हैं, उसके बाद के उनके जितने भाषण हैं वो भाषण संकलित हैं एक जगह, हिंदू राष्ट्र दर्शन के नाम से वो भाषण आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, मेरे ख्याल से बीजेपी की अपनी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। उन अगर आप भाषणों को पढ़िए तो उस भाषण में वो लगातार सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू इनकी आलोचना करते रहते हैं और कई जगहों पर इस बात की खुशी जताते हैं कि हमने कांग्रेस को हराने में भूमिका निभाई। ये नहीं बताते हैं कि कांग्रेस जब हारती है तो मुस्लिम लीग जीत जाती है, यानी असल में उन्होंने मुस्लिम लीग की जीत में भूमिका निभाई थी। लगातार वो लोगों से ये अपील करते हैं कि कांग्रेस को वोट मत दें, हिंदू जो है वो सिर्फ हिंदू महासभा को वोट दें, और इस तरह की बातें आपको लगातार उसमें दिखाई देती। लेकिन 1942 में इसको प्रैक्टिकल करने का जब मौका आता है तो सावरकर बिल्कुल वो मौका अपने हाथ में लेते हैं, और मैंने बाकायदा स्रोत सहित कोट किया है कि अंग्रेजों को वो यह आश्वासन देते हैं कि जिन्ना को मुस्लिम डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए, मुझे हिंदू डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वो पहले ही अपने भाषण में अहमदाबाद में जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो अध्यक्षीय भाषण जो पहला ही उनका 1937 में हुआ था, उसमें 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को सहमति भी दे चुके थे। इसके बरक्स गांधी को देख लीजिए आप। गांधी ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को कभी सहमत नहीं थे। जिन्ना से वो बात भी कर रहे थे, बहस भी चला रहे थे, लेकिन लगातार गांधी और कांग्रेस, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सुभाष बोस हो, चाहे वो पटेल हो या कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, अगर आप उसके भाषणों को, पत्रों को, उस जमाने के पत्रों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो सारे के सारे लगातार एक बात को कह रहे थे कि विभाजन का तो, धर्म के आधार पर विभाजन का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये मैंने जो वैचारिक संघर्ष था उसके कुछ बिंदु आपको बताए। आपराधिक षड्यंत्र तो बहुत प्रसिद्ध है, कैसे कैसे गांधी को मारने का प्लान बना, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन आज के समय में इस वैचारिक जो षड्यंत्र ये जो है, ये जो वैचारिक संघर्ष है, उसको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था कि 1942 में अंग्रेजों के साथ वो पूरी तरह से खड़े होते हैं, सेना में भर्ती कराते हैं, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाते हैं। ये हालत थी कि सिंध के विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ विभाजन का, पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हुआ, और हिंदू महासभा जो उनके साथ सरकार बनाई हुई थी उसके लोगों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना तो छोड़िए, कोई आधिकारिक विरोध भी दर्ज नहीं कराया। लेकिन हुआ क्या? विश्व युद्ध खत्म हुआ, 1946 आया, और 1946 आते आते जब नेता हमारे बाहर आए, नेहरू जी बाहर आए, गांधी बाहर आए, पटेल बाहर आए, हमारे सारे नेता जब बाहर आए, मौलाना अबुल कलाम आजाद बाहर आए। कभी अबुल कलाम आजाद साहब की जीवनी पढ़िए तो बहुत लाइवली, बहुत शानदार उन्होंने वर्णन किया इंडिया में फ्रीडम में। जिस तरह से जनता ने उनका स्वागत किया, जिस तरह से जनता सड़कों पर निकल के आई, गांधी का, नेहरू का, मौलाना आजाद का, पटेल का, सबका स्वागत करने के लिए, वो ये बताने के लिए काफी था कि इस देश की जनता आज भी गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी है। और 1946 में जब चुनाव हुआ, उस समय के भाषण आप पढ़ेंगे सावरकर के तो साफ लगता है कि सावरकर को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उस चुनाव से। लेकिन 1946 में जब चुनाव हुआ तो हिंदू महासभा पूरी तरह से साफ हो गई। मैं ये बार बार कहता हूं कि हमारे पुरखे अच्छी तरह से जानते थे कि उनको किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदू महासभा को एक किनारे लगा दिया और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत दिया। असर ये हुआ कि जब देश की आजादी की बात शुरू हुई तो शिमला में जिन नेताओं को बुलाया गया उनमें विनायक दामोदर सावरकर का नाम भी नहीं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो मैंने शुरू में कहा था कि इस विचारधारात्मक संघर्ष में तो गांधी जीते थे, कांग्रेस जीती थी। लेकिन एक कटु सच्चाई ये है कि समाज के अंदर जो विभाजनकारी ताकतें थी, चाहे वो मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, इन्होंने एक तबके में इतनी नफरत तो भर ही दी थी कि देश में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी हुई थी। मीनाक्षी जी ने नोआखली का नाम लिया। आप जानते हैं कि नोआखली में मुस्लिम लीग के लोगों ने बदमाशी की, वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू थे उनको परेशान करना शुरू किया, वहां से निकालना शुरू किया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुई। और जब ये खबर जब पहुंची गांधी के पास तो गांधी 1 मिनट सोचे बिना नोआखली जाने को तैयार हो गए।
अभी वो नोआखली पहुंचे भी नहीं थे कि बिहार में दंगे शुरू हुए, वो मुसलमानों के खिलाफ दंगे शुरू हुए। ऐसे ही देश में कभी भी कहीं भी दंगे भड़क जा रहे थे। असल में गांधी का जो सिद्धांत था हिंदू मुस्लिम को एक रखने का और एक साथ रहने का, वो ये था कि जहां जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक की रक्षा करे। और याद रखिए, जब मैं ये बात कह रहा हूं या गांधी ये बात कह रहे थे, तो कुछ जगहों पर हिंदू बहुसंख्यक थे और कुछ जगहों पर मुसलमान बहुसंख्यक थे। मैंने बताया आपको कि वो नोआखली गए थे। नोआखली क्यों गए थे? क्योंकि वहां जो बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग था वो अल्पसंख्यक हिंदू वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहा था, और एक दो दिन नहीं 3 महीने वहां पे रहे। ये वही वक्त था जब देश की आजादी के तमाम सारी बातें चल रही थी। पटेल ने पत्र लिखा, नेहरू ने पत्र लिखा, उनको लिखा गया कि इस समय आपकी जरूरत दिल्ली में है। उन्होंने कहा नहीं, इस समय में मुझे लगता है कि मेरी जरूरत जो है वो नोआखली में। पटेल एक पत्र में उनको लिखते हैं कि दिल्ली किस तरह से बिहेव करेगी, इस पर ही देश का भविष्य तय होगा। गांधी जवाब में कहते हैं कि नहीं, नोआखली जैसे जगहें किस तरह की बनेंगी, इससे ही दिल्ली का स्वरूप तय होगा। इसी दौर में आप जानते हैं कि साझा सरकार बनाने का प्रस्ताव मिला, जिसको स्वीकार किया गया। उसमें पटेल गृह मंत्री बने, लियाकत अली खान जो है वो वित्त मंत्री बने। और फिर मैं मौलाना साहब की वो किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम पढ़ने की आपको सलाह दूंगा, जिसमें वो बताते हैं कि इतना जीना मुश्किल कर दिया था मुस्लिम लीग के लोगों ने। वो सरकार में आए ही ये सोच के थे कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान को बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। और मतलब हालत ये थी कि वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, और पटेल साहब को एक कुर्सी के लिए या नेहरू साहब को एक प्यून के लिए भी अगर अनुमति लेनी हो तो महीनों परेशान किया जाता था, हफ्तों परेशान किया जाता था। और उसी अनुभव से और लगातार चल रहे गृह युद्धों से सबसे पहले पटेल और फिर नेहरू इस बात के लिए मुतमईन हुए कि देश का विभाजन अब अवश्यम भावी हो गया है। मैं आपको बताऊं कि पटेल एक जगह लिखते हैं कि अब अपने सामने दो ही विकल्प हैं भारत के सामने, या तो विभाजन और या तो गृह युद्ध। और गृह युद्ध अगर हम जीत भी जाते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये हमें नहीं पता है। गांधी उसके बावजूद विभाजन के लिए तैयार नहीं थे। अगर राम मनोहर लोहिया की किताब पढ़ें आप, जो आजादी पर उन्होंने लिखी है, विभाजन पर उन्होंने लिखी है, तो आप पाएंगे कि जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में गांधी अंत तक तैयार नहीं थे कांग्रेस कार्यकारिणी की उस मीटिंग में विभाजन के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी समय वो ये भी कह रहे थे कि अब अलग अलग प्रार्थना सभाओं वगैरह में कि अब मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। सच ये है कि देश में सांप्रदायिक माहौल इतना गहरा हो गया था, इतना तीखा हो गया था कि विभाजन शायद जरूरी हो गया था, अवश्यंभावी हो गया था। और उस समय चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सरहदी गांधी हो, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, अभी 6 तारीख को उनकी जन्मतिथि थी, इन सारे लोगों का महत्व धीरे धीरे कम हो गया था, इनकी बातें सुनने वाले कम हो गए थे। ये दोनों चीजें सच्चाई है। तो वैचारिक षड्यंत्र था जो, उसके ये असरात मैंने आपको बताए। लेकिन इसके बावजूद 1947 में जब देश आजाद होता है 15 अगस्त को, कितनी भी हिंसा थी, लेकिन गांधी लगातार उस अहिंसा को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। नोआखली में अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे, फिर जब वो लौट के दिल्ली आए तो दिल्ली में अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। यह समय वो था जब आपराधिक षड्यंत्र अपना रूप लेना शुरू करता है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गांधी के ऊपर पहली बार कोई हमला हुआ। गांधी के ऊपर जो हमले हुए थे इसके पहले भी हुए थे। और अगर आप लोग, और मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा थोड़ा समय निकालकर, खासतौर पे जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, कपूर आयोग की जो 2 खंडों की रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लंबे समय से गांधी को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। पुणे में आपको पता है कि उनके ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें उनके पहले जो गाड़ी जा रही थी, 2 गाड़ियां एक जैसी थीं, उनके पहले जो गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर बम फेंका गया था, कई लोग मारे गए थे। गांधी उस समय अपनी पत्नी और अपनी भतीजियों के साथ जा रहे थे, तो गांधी ने वहां पर कहा था कि मुझसे दुश्मनी है तो मुझे मारो, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ थे, उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है। वहां से जो शुरू होता है, आप देखते हैं कि 3 बार और उनके ऊपर हमले होते हैं। लेकिन आखिर में 1948 वाला जो हमला है, उस हमले के पीछे 2 चीजें थी। एक तो उस वैचारिक हार की कुंठा, और दूसरा एक षड्यंत्र जिसमें शायद सावरकर और उनके लोगों को ये लग रहा था कि गांधी नेहरू दोनों की अगर एक साथ हत्या हो जाती है तो जिस तरह की अफरा तफरी देश में मचेगी, उसका फायदा उठाकर सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है।
और जब मैं ये कह रहा हूं तो कपूर आयोग की उस पूरी रिपोर्ट से गुजरने के बाद कह रहा हूं जो स्पष्ट तौर पे कहती है कि गांधी हत्या के पीछे सावरकर और उनके समूह के षड्यंत्र के अलावा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि जब ये बात कही जाती है तो कहा जाता है कि सावरकर तो रिहा हो गए थे, लेकिन सावरकर की रिहाई का अगर आप आदेश पढ़ें, सावरकर को जो बरी किया है उस जज का अगर आप आदेश पढ़ें तो उसमें वो कहीं नहीं कहते हैं कि सावरकर अपराधी नहीं है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, सहयोगी गवाहियां नहीं है। जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं या वकालत की प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि इसका मतलब ये होता है कि गवाहियां तो हैं, लेकिन उन गवाहियों को सपोर्ट करने वाली गवाहियां नहीं है। यानी जो वादा माफ गवाह था दिगंबर भड़गे, उसने जो गवाही दी थी उसको सपोर्ट करने वाली गवाहियां कोर्ट ने कहा नहीं है। आप जानते हैं कि जब कपूर आयोग ने अपना रिसर्च किया, कपूर आयोग ने अनुसंधान किया, तो ये पाया कि सावरकर के अपने अंगरक्षक और सचिव ने गवाहियां दी हुई थी और वो गवाहियां बिल्कुल वही थी, उन्हीं तथ्यों को बता रही थी। यानी ये बता रही थी कि दोनों बार जब गांधी हत्या का प्रयास हुआ 20 जनवरी और 30 जनवरी को, तो उसके पहले सावरकर और गोडसे और आप्टे ये सावरकर से मिल के गए थे। और भी सारी बातें जो दिगंबर भड़के ने की थी, वो बातें पहले से सावरकर के जो अंगरक्षक और सचिव थे उन्होंने स्पष्ट की थी। यानी एक बात यह आती है कि कोरोबोरेटिव गवाहियां हमेशा से थी, लेकिन प्रस्तुत नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, यह अपने आप में एक सवाल है। मैंने अपनी किताब में इससे गुजरने की कोशिश की है। तो आप देखिए कि एक तरफ वैचारिक षड्यंत्र और फिर उस वैचारिक षड्यंत्र की जो परिणति होती है वो आपराधिक षड्यंत्र में होती है। मैंने जो कुल मिला के कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच में जो वैचारिक संघर्ष था, उसमें गांधी के हिंदुइज्म ने विजय पाई थी। देश की अधिकांश जनता ने गांधी के पक्ष में, गांधी के सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत के पक्ष में वोट दिया था। और आप जानते हैं कि 1946 के बाद सावरकर धीरे धीरे राजनीति से बाहर चले जाते हैं, राजनीति से अप्रासंगिक हो जाते हैं। लेकिन उस हार की कुंठा को छुपाने के लिए या उस हार को जीत में बदलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया, गांधी हत्या की गई। आप प्लानिंग तो नेहरू की भी हत्या की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, गांधी की हत्या की गई। और आप देखिए कि विचार की ताकत क्या होती है कि मरे हुए गांधी जिंदा गांधी से ज्यादा मजबूत होकर उभरे। और उस जमाने में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह हिंसा चल रही थी, गांधी के मरने के बाद वो हिंसा रुक गई। जो सावरकर या उनके लोग शायद सोच रहे थे कि गांधी की हत्या करने के बाद उसके बाद फैली अफरा तफरी में हम सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, वो हिंदुस्तान की राजनीति से हमेशा के लिए बाहर चले गए। लेकिन बाहर जाने के बाद भी उन्होंने जो किया है उसको समझना बहुत जरूरी है। गांधी हत्या के बाद 2 किताबें लिखी हैं सावरकर ने। एक किताब उन्होंने लिखी है 6 ग्लोरियस एपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के 6 गौरवशाली दौर। और दूसरी किताब हिंदू पद पातशाही। मैं आपको बताऊं कि आज जो आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल दिन रात एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री का प्रोपेगेंडा चलाता है, उन दोनों के भी पिता सावरकर हैं। अगर आप 6 ग्लोरियस एपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दरअसल वो सांप्रदायिक तरीके से पूरे इतिहास के पुनर्लेखन का प्रोजेक्ट है, जहां पूरे इतिहास को हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई का इतिहास बताया जाता है। तथ्यों का जबरदस्त घालमेल किया जाता है। हालत यह है कि वहां पर शिवाजी की आलोचना इस बात के लिए होती है कि उन्होंने एक मुस्लिम महिला को क्षमादान दे दिया था, इज्जत के साथ वापस भेज दिया था। और वही किताब है जिसमें यह प्रस्तावना दी जाती है कि अगर हिंदू लोगों ने मुसलमानों की महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार किया होता तो शायद हम इतिहास में विजेता होते। यानी वही किताब है जो दंगों के दौरान और पूरा जो हिंदू राष्ट्र का इनका प्रोजेक्ट है उसके दौरान मुस्लिम महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार करने को जस्टिफाई करती है। और इसके अलावा इतिहास के वो तमाम सारे तथ्य बिना किसी स्रोत के, बिना किसी ऐतिहासिक रिसर्च के प्रस्तुत करती है, जो दिन रात व्हाट्सएप पे फैलाए जा रहे हैं। यही काम हिंदू पद पातशाही भी अपनी तरीके से करती है।
तो इस पूरी बातचीत में जो मैंने कहने की कोशिश की, सबसे आसान काम था मेरे लिए कि जो आपराधिक षड्यंत्र है वो डेट बाय डेट मैं आपको बता देता। वो अपने वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं कि किस दिन गोडसे ने बंदूक कहां से खरीदी, क्या लिया, कैसे किया और हत्या किया। ये सब इतनी आसानी से उपलब्ध है कि इसको बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए इतिहास का मतलब सिर्फ ये है कि हम इतिहास से सीखें कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। उसके आधार पर वर्तमान की एनालिसिस करें, वर्तमान में सच के पक्ष में खड़े होकर संघर्ष करें और बेहतर कल बनाने की कोशिश करें। तो मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये पूरा जो वैचारिक षड्यंत्र है 1990 के बाद से खास तौर पे दोबारा उभर के हमारे सामने आया है। और आज जब हमारे सामने ये बात आती है कि गांधी तो देशभक्त नहीं थे, नेहरू तो देशभक्त नहीं थे, गोडसे देशभक्त हैं, तो वह इस कारण से आती है कि ये जो पूरा का पूरा राइट विंग है हमारे सामने, वो उस देश को अपना देश मानता ही नहीं है जो 1947 में आजाद हुआ, जिसने अपने लिए संविधान बनाया। आप जानते हैं कि उसी दौर में गोलवरकर साहब संविधान की जगह मनुस्मृति की मांग कर रहे थे, तिरंगे की जगह भगवा की मांग कर रहे थे। तो कर्नाटक का वो मंत्री अगर कह रहा है कि कल को हमारे राष्ट्र का राष्ट्रध्वज भगवा हो सकता है, तो वो गोलवरकर के उसी सपने की बात कर रहा है। तो इनका वो देश भारत, दैट इज इंडिया, ये उनका देश ही नहीं है। उनके जो देश का कंसेप्ट है वो हमारे कंसेप्ट से अलग है। उनका देश ऐसा नस्लवादी देश है जहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की बात है, और सिर्फ अल्पसंख्यकों नहीं, महिलाओं और दलितों के साथ। बेसिकली मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो एक सवर्ण प्रभुत्व के देश की बात करते हैं। उनका जो राष्ट्र है वो बेसिकली सवर्ण हिंदू राष्ट्र है। और इसीलिए सवर्ण हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना है, उसमें जो लोग सहयोगी हैं उनके, चाहे वो नाथूराम गोडसे हों, चाहे विनायक दामोदर सावरकर हों, या इस तरह के तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो उनके लिए राष्ट्रभक्त हैं। इसके ठीक विपरीत गांधी, नेहरू, सुभाष, मौलाना आजाद और इस तरह की जो पूरी परंपरा है हमारी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कष्ट उठाए, जेल गए, उसके बाद देश के आजाद होने के बाद संविधान का निर्माण किया, एक शानदार लोकतांत्रिक देश बनाया, वो सब उनके लिए उनके रास्ते की बाधाएं हैं। और इसीलिए वो उन्हें देशभक्त नहीं कहते। और इसीलिए हमारे आप जैसे तमाम लोगों को भी संबोधित करने के लिए उनके पास एंटी नेशनल जैसा शब्द है, क्योंकि नेशनलिज्म का जो उनका प्रोजेक्ट है, जो हमारे भारतीय संविधान से विपरीत है, उस प्रोजेक्ट में हम आप कहीं ना कहीं बाधा है। इसीलिए गांधी हत्या को याद करने का या गांधी को याद करने का अर्थ आज यही है कि जिस तरह गांधी खड़े हुए उस प्रोजेक्ट के खिलाफ जिंदगी भर, जिस तरह एक सर्वधर्म संभाव वाले भारत के लिए गांधी जीवन भर खड़े हुए, अपनी अपनी जान देने में भी नहीं झिझके, उस तरह के एक संघर्ष की आज फिर जरूरत है, ताकि संविधान में जिस तरह का देश बनाया गया था, जो आइडिया ऑफ इंडिया 1857 से 1947 के बीच डेवलप हुआ था, जिस तरह से हिंदुस्तान एक देश बना था, एक लोकतांत्रिक सर्वसंप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक देश बना था, जहां हर नागरिक को अधिकार था, समान अधिकार दिया गया था, उस तरह के देश की संकल्पना हम पूरी कर सके। फिलहाल मुझे इतनी ही बात करनी है। अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं उपस्थित हूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और मैं हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा कि वो बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन प्रशिक्षण की एक श्रृंखला पूरे देश में चला रहा है, और इस श्रृंखला के तहत राष्ट्र निर्माण का एक सत्र, हमारा वैचारिक धरोहर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र हम चलाते हैं। उस सत्र में गांधी हत्या के ही प्रश्न से, क्योंकि यही प्रश्न से हम इस सत्र को आगे ले जाते हैं। आज ये सत्र की जो बहुआयामी जो उसके पहलू है, उसने आज आपने उसको हमारे सबके बीच में साझा किया। आपको यहाँ से मैं पूछना चाहूंगा, गांधी जी की जो गांधी हत्या को लेकर जो एक सार्वजनिक सामाजिक समझ जो बहुत ही एक निगेटिवली हमारे देश में जो फैलाई गई है एक साजिश के तहत, उसका क्या पिंच पॉइंट, उसका सूत्र क्या है, उसका धागा क्या है कि जिसको इतने बदनाम तरीके से उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम,
ये राइटिस्ट और मैं सीधे तौर पे कहूंगा कि आरएसएस ने जो किया उसका उसका क्या कोर रीजन है कि उस रीजन के कारण उस रीजन को हम जानना चाहते हैं कि जिसके कारण ये सार्वजनिक सामाजिक समझ इतनी बुरी तरह से फैली। आपने जो चिंतन यहाँ पर किया उसमें बहुत सारे जो मुद्दे थे वो आपने जैसे 55 करोड़ का जो है वो हम कहीं पर भी देख सकते हैं। साथ जो उन पर अटेम्प्ट हुए वो भी बात आपने कही। आपने बहुत सारी नई चीजों को यहाँ पर कहा है। और मेरा यही सवाल हमारे सबके तरफ से है कि ऐसे क्या कारण है कि जिसके जिसके कारण ही गांधी जी की हत्या को लेकर इतना जनों में इस प्रकार से गलतफहमी फैली है, नंबर एक। और दूसरा मेरा जो सवाल है कि गांधी हत्या को लेकर जो लोग उसका समर्थन करते हैं उनको पॉलिटिकल माइलेज क्या किन कारणों की वजह से मिलता है, ये जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। इसका मैं जवाब आपसे चाहूंगा। धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि अगर आपको देखिए, पूरा आरएसएस इस बात को जानता है, भाजपा इस बात को जानती है कि उनका वीक पॉइंट है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा न लेना। देश में कम से कम आजादी के बाद 2-3 दशकों तक तो ये बात बनी रही कि जिन लोगों ने की स्मृतियां अभी बिल्कुल ताजा थी, तो ये बात बनी रही कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वो सही लोग हैं, या है वो गलत। अब आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो इसका मुकाबला कैसे करे। तो आरएसएस ने बहुत क्लियरली इस बात को तय किया कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, ये तो हम सिद्ध नहीं कर सकते कि आजादी की लड़ाई में हम शामिल थे, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो हीरोज थे, जो आजादी की लड़ाई के नायक थे, उनको विलेन बना दें, ताकि हमसे सवाल जब पूछा जाए तो हम सवाल का जवाब देने की जगह उनके ही नायकों को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर सकें। हमसे जो गलतियां हुई हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, चाहे 55 करोड़ का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, गांधी के कश्मीर, जो सारे सवाल गोडसे ने उठाए थे कोर्ट में, उन सारे सवालों, वही सवाल हैं बेसिकली जो किताब कहा जाता है मैंने गांधी को क्यों मारा। कोई किताब तो है नहीं, जो कोर्ट का बयान है उसको ही कंपाइल करके किताब बनाई गई, जो उसके भाई ने छपवाई थी। उसके ऊपर फिर बैन लगा, फिर कोर्ट से बैन हट गया। उस किताब को आप यकीन कीजिए कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यानी मैं बात कर रहा हूं 93-94 की, तो हमारे हॉस्टलों के कमरों में मुफ्त बांटा जाता था। जब मैंने उन सवालों को लेकर अपने कुछ प्रोफेसर्स थे, जिनमें वामपंथी लोग भी थे, जिनमें थोड़ा कांग्रेसी टाइप के लोग भी थे, समाजवादी लोग थे, जब इन लोगों से पूछना शुरू किया तो दुखद यह है कि उन सवालों का कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया। यही कहा गया, अरे आरएसएस वाले मूर्ख होते हैं, छोड़ो, इनकी बातों में क्या पढ़ना है। एक और बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से आता हूं, कि इन सारी चीजों में लेफ्ट ने भी अपनी एक भूमिका निभाई, इस बात को समझना चाहिए। 55 करोड़ पर तो लेफ्ट ने कभी बात नहीं की, लेकिन भगत सिंह को लेकर लगातार लेफ्ट ये सवाल उठाता रहा कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखती, और मैं बार बार ये कहता हूं, चाहे आप मेरा वीडियो देखें या किताब देखें, कि जब ये कहा जाता है गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, तो मान लिया जाता है कि एक तो गांधी इतने पावरफुल थे कि अंग्रेजों के राज में भी वो भगत सिंह को बचा सकते थे, और दूसरा इतने दयालु थे कि अपने वैचारिक विरोधी को भी बचा सकते थे। तो दयालु वाला मामला तो सही है, गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की थी भगत सिंह को बचाने की, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजों के समय वो इतने पावरफुल थे। लेकिन हुआ क्या कि मोटी मोटी किताबें गांधी हत्या पर गांधी पे आई, लेकिन ये जो आसान सवाल थे, 55 करोड़ का सवाल, भगत सिंह का सवाल, या इस तरह के सारे सवाल जो गोडसे ने उठाए थे, इन सवालों का व्यवस्थित रूप से हमने जवाब देने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की प्रॉब्लम ये रही, मैं तो हमेशा ही कहता हूं इस बात को, कि अपनी इंटेलिजेंसिया, अपने गांधीवादी नेहरूवादी बुद्धिजीवियों को विकसित करने की जगह उन्होंने वामपंथी बुद्धिजीवियों पर भरोसा किया, जिनके लिए गांधी और नेहरू उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और हुआ ये कि कुल मिला के जो बहस रही वो एलीट क्लास के बीच में रही। आरएसएस और बीजेपी और ये लोग लगातार पेनिट्रेट करते रहे लोअर मिडिल क्लास में, कस्बों में, छोटे लड़कों में, युवाओं में, छात्रों में, और लेफ्ट की जो पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज थी वो होती रही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में, सेमिनार्स में, और वगैरह वगैरह दूसरी जगहों पर, जिस पर लाखों करोड़ों खर्च किए गए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये जो नीचे वाला पूरा क्लास है इसको सड़ा दिया।
इसमें ये भरोसा पैदा कर दिया कि भाई गांधी की हत्या तो बहुत जरूरी थी, वरना 55 करोड़ रुपए अभी उन्होंने दिए थे, आगे जाने कितने देते। गांधी के अंदर जितने दोष डाले जा सकते वो सारे दोष डाले गए, ताकि उनके नेताओं से कोई सवाल पलट के ना पूछ सके कि भाई सावरकर ने क्या किया भगत सिंह को बचाने के लिए, भाई आजादी की लड़ाई में सावरकर ने क्या किया। आईएनए के लोग, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसके लोग जब गिरफ्तार होकर दिल्ली आए तो नेहरू तो मुकदमा लड़ने गए, उस समय सावरकर कहाँ थे। ये सारे सवाल आपने पूछे नहीं, और वो लगातार अपने सवाल बढ़ाते गए और हम लगातार डिफेंसिव मामले में आते गए। इसको किताब का प्रचार बिल्कुल ना समझा जाए, लेकिन गांधी वाली किताब लिखते समय मैंने सोच के रखा हुआ था, और वही काम मैंने किया कि एक पूरा सेक्शन दिया उन सारे सवालों का तुर्की बतुर्की जवाब देने का और पलट के उनसे सवाल पूछने का। इसलिए आज समाज में निश्चित रूप से उनकी जो ये वाली बात है वो बहुत गहरे गई है। इसका सिर्फ जवाब देने से काम नहीं चलेगा, पलट के वो सवाल खड़ा करने पड़ेंगे जिन सवालों से वो भागते हैं। ये मैं जितनी मेरी समझ है उससे मैंने शेयर किया, बाकी आप हमें काम। जी नहीं, बिल्कुल सहमत है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि ये बहुत कम साहित्य इस प्रकार के सवालों के जवाब देते हुए लिखा गया। तुषार गांधी जी की किताब और आपकी किताब, ये दो ही किताब एक महत्वपूर्ण भारत का एक राजनीतिक पहलू होने के बावजूद हम इसमें पर्दा डाले रहे। तो पर्दा डाले क्यों रहे, ये सवाल मेरे भी जहन में है, और इसके लिए आपने जो हम जिम्मेदार है शब्द का इस्तेमाल किया उससे। तो मैं इस पर एक किस्सा सुना देता हूँ आपको, छोटा सा। जी जी जी। गांधी हत्या का मुकदमा चल रहा था, अचानक वकील ने, सावरकर के वकील जो भोपटकर साहब थे, जो हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, उन्होंने मुरारजी देसाई से पूछा। मुरारजी देसाई मतलब उस समय बॉम्बे प्रांत, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, वहां के गृह मंत्री थे। अचानक उनसे पूछा कि आपने गांधी हत्या के तुरंत बाद जो सावरकर के घर के चारों तरफ पुलिस लगा दी थी, उसका क्या कारण था, आपके पास क्या सबूत था। मुरारजी देसाई सावरकर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर आपके मुवक्किल इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूं। सावरकर इशारा करते हैं, भोपटकर वो सवाल वापस ले लेते हैं, कोर्ट की एंट्री में वो सवाल नहीं जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि तब आज जैसे गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक तेज तर्रार पत्रकार था जो वहां बैठा हुआ था, उसने नोट्स ले लिए और अगले दिन ये खबर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। जब मैं मुरारजी देसाई की जीवनी पढ़ रहा था, जो मूल गुजराती में है वो जीवनी में पढ़ रहा था, तो मैंने पाया कि इस घटना का जिक्र तो मुरारजी देसाई ने किया है, लेकिन वकील ने क्या सवाल पूछा था उस सवाल को हटा दिया है। अब लेमैन की तरह आप सोचिए कि उनको सावरकर को क्यों सेटिस्फाई करना था। नंबर 1, वकील ने सवाल पूछा था, वो गृह मंत्री रहे थे, उनको जवाब देना था, और जवाब क्या होगा उसके बारे में भी सोचिए। मैंने आपको बताया कि वो कोरोबरेटिव गवाहियां, यानी सावरकर के सचिव और अंगरक्षक की गवाहियां पहले से बॉम्बे पुलिस के पास थी। नागरवाला जो उनका पुलिस अधिकारी था उसके पास थी, और उन्हीं गवाहियों के आधार पर सावरकर के घर के चारों तरफ पुलिस लगाई गई थी। अब आप सोचिए, अगर मुरारजी भाई कोर्ट में ये बता देते कि उनके सेक्रेटरी और उसकी गवाही हुई थी और उस गवाही के आधार पर पुलिस लगाई गई थी, तो निश्चित रूप से कोर्ट जो है वो बुलाती सावरकर के सचिव को, उसके अंगरक्षक को, और उन गवाहियों को मंगवाती जो पुलिस के पास थी, और फिर ये नहीं कह पाती कि कोरोबरेटिव गवाहियां नहीं थी। मैं कहना ये चाह रहा हूं, और ये कटु बात है, आप प्लीज मुझसे नाराज ना होइएगा, कि कांग्रेस के अंदर भी एक छोटा सा आरएसएस लगातार रहा है, जो अपने तरीके से काम करता रहा है, जो सेंट्रल के लीडर्स को बरगलाता रहा है और इनका बचाव करता रहा। ये जो कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी है ना, उसकी दिक्कत यह है कि एक तरफ ऐसे आरएसएस टाइप के लोग रहे हैं जो दिल से तो आरएसएस के थे लेकिन वोट रहे कांग्रेस में, दूसरी तरफ ऐसे लेफ्टिस्ट लोग रहे हैं जिनकी कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी में कोई खास भरोसा नहीं था, लेकिन चूंकि कांग्रेस से सुविधाएं मिल रही थी तो कांग्रेस से सुविधाएं मिल रही थी तो इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड कर रहे थे और वगैरह वगैरह। आपने तुषार भाई की किताब की बात की, निश्चित रूप से तुषार भाई की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन जनता 1200 पन्नों की अंग्रेजी में लिखी किताब जो है वो उस जनता के लिए नहीं है। जिस बात मैंने पहले आपसे कही कि एलीट क्लास और बाकी जगहों पे तो हमारी बातें जाती रही क्योंकि सेमिनार्स होते रहे, अंग्रेजी में बात होती रही, सब कुछ, लेकिन जो मेरे यूपी की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश के छोटे शहरों के, आपके दमोह की, देवरिया की, गोरखपुर की, ग्वालियर की, मुरैना के, शहडोल के, इस तरह की जगहों की जो जनता है,
उस जनता को आप जानते हैं, आप लोग जमीन पे काम करते हैं, कितने लोग 1200 पन्ने की किताब पढ़ सकते हैं? वो किताब मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, उसके लिए हमें जरूरत थी 150-200 पेज की किताबों की। तो इस तरह की किताबें नहीं लिखी गई, नहीं लिखवाई गई, ये जरूरत महसूस ही नहीं की गई कि गोडसे के उन अश्लील सवालों को का जवाब दिया जाए या उनकी भाषा में आकर उनसे बात किया जाए, और ये बड़ी गलती हुई है। मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा। आप जरूरत महसूस हमें नहीं हुआ, समाज में भी इस प्रकार की मांग क्यों नहीं हुई, वो ये चिंतन को लेके आगे भी हम सब लोग मिलकर काम करते रहेंगे। मैं आपको विशेष तौर पर साधुवाद देना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण जो विषय है, इस विषय को राजकीय पटल में हर किसी के मन मस्तिष्क में ये झंझोड़ने वाला सवाल बड़े ही वस्तुनिष्ठ तरीके से आपने लोगों के सामने जो रखा है, उसके लिए आपको मैं राजीव गांधी पंचायत राज संगठन से धन्यवाद देता हूँ। मगर जो अंतिम सवाल जो है मेरा, जिससे मैं सवाल मेरा जो रुक गया था, कि जो आपने जो सवाल किताबों में भी लिखे और यहाँ भी गए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की सेना क्या क्यों वकालत नहीं की, या जिस प्रकार से दिखते थे, ये जो संवाद है एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक शांति के सैनिक होने के नाते और एक विश्व बंधुता का एजेंडा लेकर चलने वाले हर किसी के लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दों को हम समाज में किस प्रकार से ले जाए और इसकी चर्चा व्यापक स्तर पर करने के लिए आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि छोटे कस्बों पे, स्कूलों पे, कॉलेजों पे जबरदस्त केंद्रित करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं, सब जगह माहौल बहुत जहरीला हो गया, खासतौर पे जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमको लगातार कैंपसेस की तरफ जाना चाहिए, छात्रों के बीच में, ग्रामीण इलाकों में। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि आप मुझे जहां बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूं, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ढेर सारे लोग हैं, मीनाक्षी जी खुद इतनी विद्वान है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लगातार हमें उन इलाकों में जाना पड़ेगा जिनको हमने छोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जहर जो है वो 90-95 सालों में बोया गया है। मैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं की आप लाख बुराई कीजिए, लेकिन मैंने बड़े करीब से देखा है कि कैसे गांव में जाते थे, रुक जाते थे, वहीं किसी के यहाँ का खाना खा लिया, या टीम है तो किसी के यहाँ सब्जी आ गई, किसी के यहाँ से दाल आ गई, सब एक जगह रखा और खाना खा लिया। बिना किसी स्वार्थ के आरएसएस की 2 पीढ़ियों ने काम किया है अपना जहर बोने के लिए। हमारी कम से कम 1-2 पीढ़ी को बिना स्वार्थ के उसी तरह से काम करना पड़ेगा, इस जहर को उखाड़ के शांति का अमृत बोने के लिए। देखिए, मैं चुनावी भाषा मुझे नहीं जाती, चुनाव वगैरह मेरा क्षेत्र नहीं है। राजनीति एक बेहद जरूरी चीज है, राजनीतिक सत्ता हासिल करना एक बेहद जरूरी चीज है, लेकिन विचारों का जो सामाजिक पूरा मामला बना है, उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए वैचारिक संघर्ष जो है वो उसी राजनीति का हिस्सा है। अगर वो वैचारिक संघर्ष आप नहीं करेंगे, अगर वैचारिक तौर पे आपके साथ लोग नहीं खड़े होंगे, अगर गांधीवादी नेहरूवादी विचारधारा देश के अंदर स्वीकृत नहीं होगी, तो सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन उनका आधार बड़ा होता रहेगा। एक मोदी की गलती से मोदी 24 में चले जाएंगे, 29 में फिर कोई मोदी से भी बड़ा रूप जो है आपके सामने आ जाएगा। इसलिए एक लंबी लड़ाई के लिए कम से कम 2 पीढ़ियों को यह संकल्प लेना पड़ेगा कि छोटी जगहों पर आम लोगों के बीच में, आम लोगों की भाषा में, बिना ये सोचे हुए कि यार मैं तो 48 साल का हो गया, मुझे आज तक विदेश यात्रा नहीं मिली, मैं तो 60 साल का हो गया, मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, या वगैरह वगैरह, राज्यसभा नहीं मिली। मतलब सॉरी, ये सब बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं, मैं बाहर से बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम ऐसी 2 की जरूरत है इस तरह के विचारों से बाहर निकालने के लिए लोगों को। और ये सिर्फ कांग्रेस के, हर उस आदमी की जिम्मेदारी है जो गांधी ने है, जो आइडिया ऑफ इंडिया को मानता है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का और आपका एक औपचारिक तौर पर पहला ये संवाद है, और आने वाले समय में ये रिश्ता गहराई के साथ इन बुनियादी सवालों पर काम करने का वादा आपसे करते हुए, आपका आज व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आप इसमें सम्मिलित हुए, हमें ढेर सारी जानकारी दी, एक नए विश्व में आप ले गए, कभी कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद राजीव गांधी पंचायत राज संगठन तथा जगह भारत के माध्यम से देता हूँ, और इस वेबिनार को करण करने की इजाजत चाहता हूँ। मैं भी आपसे ये बात, आप जैसा मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मेरे लिए जो संभव होगा मैं हाजिर हूँ, और मूल उद्देश्य हमारा एक कि ये जो पूरी इसको दूर किया जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।